अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आप में या आपके किसी जानने वाले के अंदर ये अलामतें हैं कि आँख खुद ब खुद बंद होती है या आँख का झपकना ज़्यादा है यानी ब्लिंकिंग ज़्यादा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद हो सकती है। इसे एंड तक देखिएगा, उम्मीद है कि इससे आपका फ़ायदा होगा। अगर इस वीडियो में किसी वक्त भी आपको ऐसा लगे कि ये अच्छी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे ये वीडियो और लोगों तक पहुँचने में मदद करती है। आज जिस बीमारी के मुतालिक हम बात करेंगे उसका नाम है ब्लेफरोस्पैज़म। इस बीमारी को बेनाइन एसेंशियल ब्लेफरोस्पैज़म भी कहते हैं। ब्लेफरोस्पैज़म का मेडिकल ज़बान का ये वर्ड है और इसका मतलब ये है कि आँख का ना चाहते हुए यानी इनवॉलंटरली बंद हो जाना। ये बीमारी अमूमन बड़ी उम्र के अंदर होती है, यानी 5वीं या 6ठी दहाई के अंदर होती है। पूरी दुनिया के अंदर देखी जाती है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी देखी जाती है। अमूमन पेशेंट्स मेरे पास ये शिकायत लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी आँख, ख़ास तौर पे जब हम लोगों के सामने होते हैं, किसी महफ़िल में होते हैं या कोई प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, तो ख़ुद ब खुद ऐसे बंद होने लगती है जैसे वो आँख मार रहे हों किसी को, या वो आँख का बंद होना ज़्यादा देर तक भी हो सकता है, यानी वो उसका स्पैज़म सस्टेन्ड यानी लंबी देर तक आँख का बंद होना हो सकता है, जिसमें उनको खोलने में दिक्कत हो। इससे उनकी नज़र पे भी असर पड़ सकता है, ख़ास तौर पे गाड़ी वगैरह चलाते हुए कि एक साइड की नज़र उस वक्त आँख बंद होने से नहीं आती है, और इससे शर्मिंदगी का भी अक्सर उनको सामना करना पड़ता है। ये बीमारी ख़ास तौर पे ख़वातीन में देखी जाती है, लेकिन मर्दों में भी हो सकती है, और जैसे मैंने कहा कि 50s और 60s में जाके ज़्यादा देखी जाती है। बच्चों में अमूमन ये बीमारी नहीं देखी जाती है। इसके अलावा इन अलामतों के साथ साथ इसी बीमारी में आँखों का ये फ़ोर्स से और ना चाहते हुए बंद होना दोनों तरफ भी हो सकता है। इसे हम बायलैटरल ब्लेफरोस्पैज़म कहते हैं। ये बहुत कम देखने में आता है, अमूमन ब्लेफरोस्पैज़म एक तरफ की आँख में होता है, और ब्लेफरोस्पैज़म के साथ साथ अमूमन सेंसरी सिम्टम्स भी हो सकते हैं। सेंसरी सिम्टम्स का मतलब कि आँखों में जलन महसूस होना या आँखें खुश्क महसूस होना, ये भी इस बीमारी का हिस्सा हो सकता है। सेंसरी सिम्टम्स के अलावा इस बीमारी के साथ नफ्सियाती अलामात भी हो सकती हैं, जैसे डिप्रेशन और एंग्जाइटी ब्लेफरोस्पैज़म के मरीज़ों के अंदर ज़्यादा देखी जाती है। उसी तरह डिप्रेशन और एंग्जाइटी के किसी ज़माने में इसकी अलामतों का ज़हूर भी हो सकता है। तो एक तो मोटर सिम्टम्स हो गए, दूसरे सेंसरी सिम्टम्स यानी आँखों का जलना या ख़ारिश होना या खुश्क महसूस होना, तीसरा नफ्सियाती अलामात भी इस बीमारी के अंदर हो सकती हैं। जब ऐसे मरीज़ का मुआयना किया जाता है तो उनके अंदर बहुत सी दफ़ा क्लिनिक में, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि उनको देखा जा रहा है, तो ये अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं और इससे ब्लेफरोस्पैज़म का डायग्नोसिस काफ़ी क्लियर हो जाता है। आपके डॉक्टर साहब यानी न्यूरोलॉजिस्ट का काम ये है कि वो इस अलामत को देख के ये फ़ैसला कर सकें कि ये आया ब्लेफरोस्पैज़म की बीमारी है या फिर ये किसी और वजह से आँख का भड़कना है, मिसाल के तौर पे एंग्जाइटी की वजह से या लकवे के बाद एट्सेट्रा। उसके बाद जब टेस्टिंग का मरहला आता है तो अमूमन टेस्टिंग के लिए कोई सर की तस्वीर जैसे कि एमआरआई या सीटी स्कैन कराया जाता है। उसका इस बीमारी को तशख़ीस करने से ज़्यादा मकसद ये होता है कि हम और किसी बीमारी को रूल आउट करें, यानी मिसाल के तौर पे कोई ट्यूमर तो नहीं है या कोई फालिज तो नहीं है या फिर कोई और वजह जिसकी वजह से ऐसी अलामात हो रही हों। इसी तरह की ब्लेफरोस्पैज़म जैसी अलामात पार्किंसंस डिजीज़ में भी देखी जा सकती हैं, या एक और बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं टार्डाइव डिस्काइनेसिया। टार्डाइव डिस्काइनेसिया ऐसे मरीज़ों में देखी जाती है जिन्होंने लंबे अरसे तक, एक मेडिसिन का ग्रुप होता है उसे कहते हैं एंटीसाइकोटिक्स, उनको नफ्सियात के डॉक्टर अमूमन उनको लिखते हैं, वो लंबे अरसे इस्तेमाल की हों, या फिर मैदे की ऐसी दवाएं जैसे कि मोटेलियम एक ख़ास मिसाल है, या और ऐसी मैदे की दवाइयाँ जो आँत को आगे चलना प्रमोट करती हों और उल्टी मतली के लिए भी कभी इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसी दवाओं को भी लंबे अरसे इस्तेमाल करने की वजह से ब्लेफरोस्पैज़म का ज़हूर हो सकता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट का जो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन है वो बोटॉक्स के इंजेक्शंस हैं। अभी दुनिया भर के अंदर ब्लेफरोस्पैज़म देखने में आता है और उसको ट्रीट बोटॉक्स के इंजेक्शन से किया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, बोटॉक्स के इंजेक्शंस वही हैं जो आजकल एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ अपने आप को जवान दिखाने के लिए, अपनी झुर्रियों को कम दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसका भी तरीका इलाज यही होता है कि वो क्योंकि मसल्स को जल्द के नीचे रिलैक्स कर देता है, तो उससे जैसे हम क्रोस फीट कहते हैं, ये कम नज़र आते हैं, दीगर इलाकों में जो झुर्रियाँ हैं वो कम नज़र आती हैं। तो उसी तरह जब आँख के इर्द गिर्द का पट्टा, जिसको हम ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई कहते हैं, उसके अंदर बोटॉक्स का इंजेक्शन किया जाता है, तो उससे वो मसल रिलैक्स हो जाता है और उससे जो बार बार पलक का झपकना या आँख का ना चाहते हुए बंद होना, ये चीज़ बेहतर हो जाती है। अमूमन बोटॉक्स का इलाज 3 से 6 महीने तक कारगर रहता है, और उसके बाद अगर पेशेंट को फ़र्स्ट टाइम फ़ायदा हुआ हो तो उसको दोबारा इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। बोटॉक्स के अलावा
کچھ ایسی گولیاں دوائیں بھی ہیں جو دی جا سکتی ہیں بلیفروسپازم کے لیے. عام طور پہ ان کا فائدہ بوٹاکس سے کم ہوتا ہے اور ان میں ایک سائیڈ افیکٹس کا اضافی عنصر شامل ہوتا ہے, اس لیے ان کو پریفر نہیں کیا جاتا ہے فرسٹ ورلڈ یعنی کہ یورپ اور امریکہ وغیرہ کے اندر. لیکن پاکستان جو کہ ایک ریسورس پور کنٹری ہے, یہاں پہ ہر ایک پیشنٹ کی افورڈیبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے, تو یہاں پہ ٹیبلٹس کے ذریعے سے بھی اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے اور کئی دفعہ اس سے فائدہ بھی دیکھا جاتا ہے. ایسے کیسز میں جہاں پہ نہ بوٹاکس کام کر رہا ہو اور نہ ٹیبلٹس دوائیں کام کر رہی ہوں, تو ایسے ایکسٹریم اور شدید کیسز میں سرجری کا بھی آپشن ہے, جس کے اندر یا تو نس کو کاٹا جا سکتا ہے جو آنکھ کے پٹھے کو اوربیکولارس اوکولائی کو سگنل پہنچاتی ہے, یا اس پٹھے کو ہی کہیں کہیں چیرا دیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ پٹھا ویک ہو جائے. تیسرا جو سرجیکل آپشن ہے وہ ڈیپ برین اسٹیمولیشن ہے. یہ وہی پیس میکر نما بیٹری ہے جو کہ یہاں چیسٹ کی جلد کے نیچے لگائی جاتی ہے اور اس کی تاریں دماغ کے کچھ مخصوص علاقوں میں ڈالی جاتی ہیں, جس سے چھوٹی چھوٹی کرنٹ کی امپلسز اس میں چھوڑ کے یہ امید کی جاتی ہے کہ جو ڈسٹونیا ہیں وہ, اور یہ بلیفروسپازم بھی ایک ٹائپ کا ڈسٹونیا ہے, اس کے اندر بہتری دیکھی جا سکے. بلیفروسپازم دنیا میں تقریباً 10 لاکھ میں سے قریب آپ سمجھیں 100 لوگوں کو ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے اور پوری دنیا کے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے. جو بینائن اسینشل بلیفروسپازم ہے وہ موروثی یعنی جینیٹک اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے. کچھ فیملیز کے اندر اس چیز کی جین پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر بلیفروسپازم یا دیگر موومنٹ ڈس آرڈرز اور ڈسٹونیاز دیکھنے کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں. بلیفروسپازم ایک لائف تھریٹننگ یعنی زندگی کو چھوٹے کرنے والا بیماری نہیں ہے, اور اس کے ساتھ لائف ایکسپیکٹنسی نارمل رہتی ہے. یعنی پیشنٹ کی اگر باقی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایکسپیکٹڈ یعنی جتنی زندگی اس نے گزارنی ہے, بلیفروسپازم اس پہ کوئی اثر انداز عام طور پہ نہیں ہوتا ہے. بلیفروسپازم ایک سیریس بیماری تو نہیں ہے, لیکن کافی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے, خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پبلک ڈیلنگ کرنی ہے اور اس کی وجہ سے ایک شرمندگی اور انڈر کانفیڈنس ان کے اندر آتا ہے. ویسے بھی بلیفروسپازم کے ساتھ نفسیاتی بیماریاں منسلک ہو سکتی ہیں, اور اپنے طور پہ بھی یہ علامات جو نفسیاتی علامات ہیں ان کو دعوت دے سکتی ہیں, ڈپریشن اور انگزائٹی مریض کے اندر لا سکتی ہیں, کیونکہ یہ کافی زیادہ جو ہے نا شرمندگی کا باعث, خاص طور پہ خواتین میں جو اپنی اپیئرنس اور لکس کے متعلق شاید مردوں سے زیادہ پریشان ہوتی ہیں, تو ان میں یہ چیز دیکھنے میں آ سکتی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سی ویڈیو سے آپ کی جو نالج اور اویئرنیس ہے اس میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ کے لیے درست ڈاکٹر ایک نیورولوجسٹ ہے. نیورولوجسٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ٹرینڈ ہوتے ہیں بوٹاکس کرنے میں, انجیکشنز لگانے میں. اگر آپ ایسا نیورولوجسٹ تلاش کر سکیں جو بوٹاکس لگانے میں ماہر ہوں تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. اگر آپ بوٹاکس نہیں لگوانا چاہتے یا افورڈ نہیں کرتے ہیں تو اور ایسی دوائیں بھی موجود ہیں جس کے ساتھ یہ بیماری میں بہتری واقع ہو سکتی ہے. اگر آپ کو اس ویڈیو کا کنٹینٹ پسند آیا, اس کو شیئر, لائک, سبسکرائب, کامنٹ ضرور کریں. یہ اور لوگوں تک اس انفارمیشن کو پہنچانے میں مدد کرتی ہے, ہمارے چینل کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.